नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 20 फरवरी 2023 दिन सोमवार। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में OPS पर बवाल, सड़कों पर उतरे 20,000 कर्मचारी। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना, सालाना 7% साधारण ब्याज दर पर बैंक द्वारा ऋण दिया जाएगा। आप भी उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। हरियाणा में दिव्यांगजनों के लिए बड़ी खुशखबरी, बताएंगे पूरी खबर। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट हरियाणा में। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, आवेदन करने की अवधि 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने की गई। हरियाणा में गौ रक्षकों के बड़े नेटवर्क का हुआ खुलासा। हंगामेदार होगा हरियाणा बजट सत्र का पहला दिन। जिला सरपंच एसोसिएशन ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में आज सड़कों पर उतरेंगे सरपंच। OPS को लेकर नवीन का CM पर पलटवार, कहा विधायक व मंत्री 3-3, 4-4 पेंशन ले रहे हैं तब दिवालिया नहीं होता, ये कर्मचारियों का हक है। Vivo ने लॉन्च किया Y56 नाइट कैमरा स्मार्टफोन, अंधेरे में भी खींच सकेंगे दिन जैसी फोटो और वीडियो। और अब खबरें विस्तार से। फरवरी में ही देश के कई राज्यों में गर्मी बढ़ी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से ज्यादा गर्म हिमाचल, राजस्थान में पारा 37 डिग्री पार। फरवरी में ही देश के कई राज्यों में मौसम गर्म हो चुका है। राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, बिहार, छत्तीसगढ़ से सर्दी का दौर लगभग जा चुका है। इन राज्यों में दिन में तेज गर्मी पड़ रही है तो रातें ठंडी हो रही हैं। उत्तर भारत में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से ज्यादा गर्म हिमाचल प्रदेश है। शिमला में शनिवार को फरवरी की सबसे गर्म रात 14.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ दर्ज की गई। धर्मशाला में दिन में 28.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड होने के साथ ही 52 साल का पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया। वहीं राजस्थान की बात करें तो गर्मी फरवरी में ही रिकॉर्ड तोड़ने पर आमदा है। यहाँ के बाड़मेर में दिन का तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस साल जून महीने तक भीषण गर्मी रहेगी। गर्मी में तापमान कंट्रोल करने वाली छिटपुट बारिश भी न के बराबर होने की आशंका जताई जा रही है। हरियाणा में OPS पर बवाल, सड़कों पर उतरे 20,000 कर्मचारी। चंडीगढ़ पुलिस ने किया लाठीचार्ज। शाम को CM से मिला मीटिंग का न्योता। हरियाणा में बजट सत्र से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS को लेकर बवाल हो गया है। OPS की मांग को लेकर रविवार को प्रदेश भर के करीब 20,000 कर्मचारियों ने पंचकुला से चंडीगढ़ कूच किया। चंडीगढ़ पुलिस ने इन कर्मचारियों को बॉर्डर पर रोक दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर झड़प हुई। हालांकि इसके बाद शाम को कर्मचारियों को CM मनोहर लाल खट्टर से बातचीत का न्योता मिल गया। कर्मचारियों ने बैरिकेडिंग हटाकर चंडीगढ़ में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोका तो प्रदर्शनकारियों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। काफी प्रयास के बाद भी जब कर्मचारी नहीं रुके तो पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पानी की तेज बौछारों और पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की में कई कर्मचारियों को चोटें आई हैं। इसके बावजूद भी कर्मचारी नहीं रुके तो पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां भांजी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के OSD भूपेश्वर दयाल ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर 20 फरवरी को CM के साथ 20 सदस्यीय समिति शिष्टमंडल के साथ सकारात्मक बातचीत का आश्वासन दिया है। 2006 के बाद राज्य के विभिन्न विभागों में तैनात हुए 1,74,000 कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि इस मांग को लेकर वे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें केंद्र की NPS योजना को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम ही मिलनी चाहिए। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट हरियाणा में। फतेहाबाद के गोरखपुर में बनेगा प्लांट, केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा। हरियाणा अब देश की परमाणु ऊर्जा में योगदान देगा। केंद्र सरकार उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट हरियाणा में स्थापित करने जा रही है। यह प्लांट हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर में बनाया जाएगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह हरियाणा के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पिछले 8 सालों में देश की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़े फैसले ले चुके हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 10 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए मोदी सरकार द्वारा पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय के लिए यह क्षेत्र आशाओं से भरा हुआ है। इन प्रोजेक्टों के जरिए देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा। परमाणु ऊर्जा विभाग के एक बयान के अनुसार परमाणु ऊर्जा संयंत्र पहले देश के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों या फिर महाराष्ट्र तक ही सीमित थे। हरियाणा में गोरक्षकों के बड़े नेटवर्क का हुआ खुलासा। 3 संगठनों से जुड़े हैं 20,000 युवा। सरकार बोली टास्क फोर्स का हिस्सा नहीं। हरियाणा में भिवानी के बरवास गांव के पास बोलेरो जीप में 2 युवकों को जलाए जाने के मामले में गोरक्षकों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि राज्य में गोरक्षकों का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। बजरंग दल, गौपुत्र सेना हरियाणा और गोरक्षा दल से लगभग 20,000 युवा जुड़े हुए हैं। हालांकि हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया है कि ये गोरक्षक राज्य के आधिकारिक टास्क फोर्स का हिस्सा नहीं है। हरियाणा पुलिस और खुफिया विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा में गोरक्षक बनाने के लिए बेरोजगार युवाओं को टारगेट किया जाता है। संगठन से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने बताया कि इन संगठनों के द्वारा जिला स्तर पर बेरोजगार युवाओं को अपने साथ जोड़ा जाता है। सूत्रों के अनुसार संगठन में शामिल किए जाने के समय इन युवाओं की पृष्ठभूमि की भी कोई जांच नहीं की जा रही है। हजारों की संख्या में गोरक्षा के लिए संगठनों से जुड़े ये युवा अपनी मर्जी से काम करते हैं। सरकार की ओर से ऐसे कार्यकर्ताओं को पंजीकृत या फिर ID कार्ड जारी नहीं किए जाते हैं।
हंगामेदार होगा हरियाणा बजट सत्र का पहला दिन। सीएलपी की मीटिंग में फैसला। हुड्डा बोले सरकार बनी तो ओपीएस पर पहली कैबिनेट में लेंगे फैसला। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से कर्मचारियों के समर्थन में आगे आए हैं। पंचकुला में पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर जुटे कर्मचारियों पर लाठीचार्ज की हुड्डा ने कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना बेहद निंदनीय है। प्रजातंत्र में सरकार संवाद से चलती है, लेकिन हरियाणा का बीजेपी जेजेपी गठबंधन लाठी और गोलियों के दम पर सरकार चलाना चाहता है। पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस कर्मचारियों की मांग का पूर्ण समर्थन करती है। इस मुद्दे को विधानसभा के बजट सत्र में भी पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। मौजूदा सरकार ने कर्मचारियों की मांग नहीं मानी तो प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस लागू करने का फैसला होगा। कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में पहले ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है। इसी तर्ज पर हरियाणा में भी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के अनुसार सत्र के दौरान कर्मचारियों से सभी जुड़े मुद्दे कांग्रेसी विधायक उठाएंगे। इसके अलावा किसानों की समस्याओं को लेकर भी सदन में स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा। जिला सरपंच एसोसिएशन ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में आज सड़कों पर उतरेंगे सरपंच। ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में जिला सरपंच एसोसिएशन के आह्वान पर जिले भर के सरपंचों द्वारा 20 फरवरी सोमवार को फतेहाबाद में रोष प्रदर्शन किया जाएगा। जिले भर के सरपंच दोपहर 12 बजे अनाज मंडी में एकत्रित होंगे और वहां से रोड शो करते हुए लघु सचिवालय जाकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे। सरपंच एसोसिएशन के जिला प्रधान गुरप्रीत सिंह ने बताया कि सरपंचों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, जिससे प्रदेश भर के सरपंचों में भारी रोष है। हरियाणा के चौटाला परिवार की सियासत इस हफ्ते से प्रदेश को नापेंगे अजय व अभय। इनेलो की पदयात्रा के चलते जेजेपी ने बनाई रूपरेखा। हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु चौटाला परिवार इस हफ्ते प्रदेश को नापने जा रहा है। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के दोनों बेटे अपनी राजनीतिक विरासत कायम रखने के लिए इस सप्ताह से जनता के बीच जा रहे हैं। हालांकि अब दोनों के रास्ते अलग अलग हैं और एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी। छोटे भाई अभय सिंह चौटाला की पदयात्रा को देखते हुए जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने भी 20 फरवरी यानी आज से संगठन विस्तार और पार्टी की मजबूती के लिए कार्यक्रम तय कर दिए हैं। अजय सिंह अपने दौरे की शुरुआत जीटी रोड क्षेत्र से करेंगे। वहीं इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला 24 फरवरी से परिवर्तन पदयात्रा की शुरुआत दक्षिण हरियाणा के जिलों से करेंगे। अजय चौटाला 8 दिनों में 19 जिलों के पार्टी वर्करों से मीटिंग करेंगे, जिसकी शुरुआत 20 फरवरी यानी आज से शुरू हो जाएगी। 20 फरवरी यानी आज सोनीपत, पानीपत व करनाल जिले में कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। वहीं अभय चौटाला 24 फरवरी से अपनी पदयात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। यात्रा को पहले चरण में 41 दिनों में 6 जिलों के 21 विधानसभा क्षेत्रों की दूरी नापेंगे। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर नवीन का सीएम पर पलटवार। कहा विधायक व मंत्री 3 से 4 पेंशन लेते हैं तब दिवालिया नहीं होता, ये कर्मचारियों का हक है। हरियाणा के रोहतक में नवीन जयहिंद ने पुरानी पेंशन बहाली यानी ओपीएस को लेकर विरोध कर रहे कर्मचारियों व कर्मचारी नेताओं से आह्वान किया कि वे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर अपनी वीडियो बनाओ और समर्थन करें। इतनी तो हिम्मत करें कि वे अपनी आवाज उठा पाएं। ओपीएस कोई भीख नहीं है, कर्मचारियों का हक है, इसलिए आवाज सभी को उठानी चाहिए। नवीन जयहिंद ने कहा कि सरकार कह रही है कि वे कर्मचारियों के पैसों को शेयर मार्केट में लगाएंगे। अगर कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय शेयर मार्केट डूब जाएगा तो उसे पेंशन क्या मिलेगी। उन्होंने कहा कि बुढ़ापे में पेंशन ही सहारा होती है जो कर्मचारियों को दी जाए, क्योंकि बुढ़ापे में उनका सहारा कोई नहीं होता। यहाँ तक कि कई बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में भी जाना पड़ता है, वहाँ पर भी बिना पैसे नहीं रखते। घर व परिवार में इज्जत बने, इसलिए पुरानी पेंशन बहाल करें। मुख्यमंत्री द्वारा पुरानी पेंशन से दिवालिया होने के बयान पर भी नवीन जयहिंद ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विधायक व मंत्री 3-3, 4-4 पेंशन लेते हैं तब दिवालिया नहीं होता। जब सरकार फालतू की चीजों पर खर्च करती है तब दिवालिया नहीं होती। विज्ञापन व भ्रष्टाचार पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं तब दिवालिया नहीं होते। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी काम नहीं करते हैं उन पर सरकार एक्शन ले, लेकिन पुरानी पेंशन उनका हक है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना अपडेट। आवेदन करने की अवधि 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने की गई। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभार्थी जिनका विवाह मई व जून 2022 महीने में हुआ था, उनकी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आवेदन करने की समय अवधि जुलाई व अगस्त माह में समाप्त हो गई थी। उन्हें विभाग की ओर से अब फरवरी व मार्च महीने में आवेदन करने की छूट दी गई है, ताकि योग्य आवेदक योजना के लाभ से वंचित नहीं रह पाए। यह जानकारी देते हुए महेंद्रगढ़ जिले के डीसी डॉक्टर जयकृष्ण आभीर ने बताया, प्रदेश सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के गरीब परिवारों जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत विवाहित जोड़े का ई दिशा पोर्टल पर शादी का पंजीकरण होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए पहले आवेदक को विवाह के 3 महीने के अवधि के दौरान आवेदन करना होता था, अब इस अवधि को बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया है।
पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना, सालाना 7% साधारण ब्याज दर पर बैंक द्वारा ऋण दिया जाएगा। आप भी उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। कैथल जिला की डीसी डॉक्टर संगीता तेतरवाल ने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी के रखरखाव के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण देने का प्रावधान रखा गया है, ताकि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। छोटे किसानों को पशुपालन व अन्य स्रोतों से होने वाली आय को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की जा रही है। डीसी ने बताया कि कोई भी पशुपालक 1,60,000 रुपए तक की राशि की लिमिट तक का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बिना कोई जमीन गिरवी रखे व बिना किसी गारंटी के कोलेटरल सुरक्षा बनवा सकता है। यदि कोई पशुपालक इस राशि से अधिक लिमिट का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे अपनी जमीन या फिर कोई जमानत देना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक को सालाना 7% साधारण ब्याज की दर से बैंक द्वारा ऋण दिया जाएगा। यदि कार्ड धारक अपने ऋण का समय पर भुगतान करता है तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से 3% ब्याज दर पर अनुदान दिया जाएगा, यानी छूट दी जाएगी, तथा उस पशुपालक को यह ऋण केवल 4% के हिसाब से चुकाना होगा। आवेदन करने के लिए पशुपालक को अपने सभी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पशु का बीमा, पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट आदि आवेदन पत्र सहित बैंक में जमा करवाना होगा। हरियाणा में ग्रुप डी के लिए सीईटी एग्जाम टला, इस पर भोपाल सिंह खत्री का भी बड़ा बयान सामने आया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की ओर से ग्रुप डी पदों के लिए होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी अनिश्चित काल के लिए टल गया है। पहले यह परीक्षा फरवरी-मार्च 2023 में होने वाली थी। आयोग के लिए NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यह परीक्षा आयोजित करता है। आपको यहाँ पर बता दें कि ग्रुप डी पदों के लिए सीईटी परीक्षा इसलिए अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है क्योंकि प्रदेश सरकार चाहती है कि पहले ग्रुप सी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इस समय ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी का रिजल्ट जारी हो चुका है। इस रिजल्ट में उम्मीदवारों की त्रुटियां ठीक की जा रही हैं। यह प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। पिछली बार जब ग्रुप डी की भर्ती लगभग 4 साल पहले हुई थी, उसमें चयनित काफी उम्मीदवारों का चयन बाद में ग्रुप सी पदों के लिए हुआ था, इसलिए उन्होंने ग्रुप डी की नौकरी छोड़ दी थी। ग्रुप सी पदों पर पहले भर्ती कर ली जाए। जो इसमें चयनित हो जाएंगे वे ग्रुप डी की परीक्षा नहीं देंगे। दिव्यांगों को सरकारी नौकरी देगी हरियाणा सरकार, नए वाहन खरीद पर भी मिलेगी धमाकेदार छूट। हरियाणा में दिव्यांगजनों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने शनिवार को भिवानी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत आने वाले कुछ समय में दिव्यांगजनों को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार दिव्यांगों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और पारदर्शी तरीके से अनेक सरकारी योजनाओं को लाभ भी उन्हें दे रही है। राजकुमार मक्कड़ ने बताया कि प्रदेश के 97 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में हरियाणा के गठन होने से अब तक के समय का बैकलॉग भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में जिस वर्ग के पद अधिक भरे गए हैं उनमें कटौती की जाएगी और दिव्यांगजनों को उनका हक दिलाया जाएगा। इसके साथ साथ पदोन्नति में भी आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। आयुक्त ने बताया कि अमेजन कंपनी के माध्यम से गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर में 1200 मूक बधिर दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करवाया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही इन नौकरियों में शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है, जबकि आयु सीमा नहीं है। उन्होंने बताया कि सूबे की खट्टर सरकार भी विभिन्न पदों पर करीब 3 लाख भर्तियां करेगी, जिसमें से दिव्यांगजनों का विभिन्न सरकारी महकमों का बैकलॉग भी शामिल है, जो कि 3% है, जबकि 2 लाख नौकरियां कौशल रोजगार के माध्यम से भी दी जाएंगी। ऐसे में प्रदेश में 10,000 पदों पर दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियां मिलने के पूरे चांसेज हैं। दिव्यांगजन द्वारा वाहन खरीद पर भी होने वाले ऊपरी खर्च पर सरकार के द्वारा 10% की GST की छूट दी जाएगी। साथ ही इसी प्रकार वाहन के बीमा पर भी 50% की छूट मिलेगी। कांग्रेस से गठबंधन पर चौटाला को ऐतराज नहीं, पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला बोले, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, चाहते हैं देश का भविष्य उज्जवल हो। हरियाणा के पूर्व CM और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला रविवार को हिसार पहुंचे और दूरदर्शन केंद्र पर जाकर धरने पर बैठे कर्मचारियों को समर्थन दिया। चौटाला ने हरियाणा की मौजूदा बीजेपी जेजेपी सरकार को लुटेरी सरकार बताया और बीजेपी को हराने के लिए जरूरत पड़ने पर कांग्रेस से समझौते की संभावना से भी इनकार नहीं किया। साथ ही चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करने संबंधी सवाल पर चौटाला ने कहा कि हमारा किसी से भी देश या फिर दुश्मनी नहीं है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही चौटाला गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने हुड्डा का हालचाल जानने के लिए उनसे मुलाकात की थी। गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए देश भर की तमाम सियासी पार्टियां एकजुट होने की कोशिश कर रही हैं। जदयू नेता और बिहार के CM नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि कांग्रेस को आगे बढ़कर इसकी पहल करनी चाहिए। चौटाला ने कहा कि हम तो इतना चाहते हैं कि समूचे देश का भविष्य उज्जवल हो। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जनवरी में हिसार दूरदर्शन केंद्र को बंद कर दिया। इसी के विरोध में अनुबंधित कर्मचारी विरोध कर रहे हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी, महंगाई भत्ते में हो सकती है 4% की बढ़ोतरी, 1 मार्च को हो सकता है इसका ऐलान। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी डीए में जल्द ही बढ़ोतरी होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1 मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार डीए में बढ़ोतरी पर फैसला ले सकती है। सरकार 4% डीए बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है तो उनका महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हो जाएगा। इसका फायदा करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को होगा। वीवो ने लॉन्च किया Y56 नाइट कैमरा स्मार्टफोन, अंधेरे में भी खींच सकेंगे दिन जैसी फोटो और वीडियो, डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर से है लैस। चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने अपने नए 5G स्मार्टफोन Y56 को भारत में लॉन्च कर दिया है। फोन में सुपर नाइट कैमरा सेंसर दिया गया है जिससे अंधेरे में भी दिन जैसी क्लियर फोटो और वीडियो ली जा सकेंगे। इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 SoC दिया गया है। स्मार्टफोन 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ सिंगल वेरिएंट में अवेलेबल है। इसके प्राइस की बात करें तो 19,999 रुपए रखी गई है। इसकी बिक्री 15 फरवरी को ऑनलाइन शुरू कर दी गई है, जिसे वीवो की ऑफिशियल वेबसाइट से भी खरीदा जा सकता है। इसमें ब्लैक इंजन और ऑरेंज सिमर कलर ऑप्शन मिलते हैं। वीवो Y56 में 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। साथ ही इसके साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWP हिंदी न्यूज। नमस्कार।